हेलो बच्चों, मैं प्रवीण तिवारी। मैं अपना ये वीडियो आईएएस और पीसीएस परीक्षा 2021 के लिए बना रहा हूँ, जिसमें सीसेट में आने वाले प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक हमारा है टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें हम ऐसे प्रश्न को लेंगे जिस पैटर्न पे आपको परीक्षा में अवश्य क्वेश्चन करने के लिए मिलेंगे, और आप देखेंगे कि आप बहुत ही आसानी से अपने सीसेट को क्वालिफाई करके ले आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जिससे आपको परीक्षा तक एक सीरीज़ प्राप्त हो जो टॉपिक वाइज रहेगी, जो आपके लिए बहुत ही सहायक होगी परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, ओके बच्चों, इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न ये कहता है कि एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। प्रति 1 किलोमीटर पर वह 5 मिनट का विश्राम लेता है, तो 5 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में तय करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं कि अगर आपको टेक्स्ट वीडियो चाहिए जहां पे आपको आर्टिकल्स और सारे थ्योरम्स पढ़ाए गए हैं, तो आप हमारे चैनल में सर्च करिएगा। उसमें तमाम टाइम एंड डिस्टेंस के 1, 2, 3, 4 करके सीरीज़ पड़ी हुई है। तो नंबर 1 से अगर आप देखेंगे तो आपको बेसिक चीज़ें मिलेंगी कि टाइम एंड डिस्टेंस को कैसे पढ़ा जाता है, और उसमें क्या क्या आर्टिकल, जो थ्योरम्स होते हैं, जो फार्मूले होते हैं, वो सब कुछ वहाँ पे पढ़ा हुआ है। आपको यहाँ पे हम सीधे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, उन चीज़ों पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न को करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो हर 1 किलोमीटर वो 5 मिनट का विश्राम लेता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि 1 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लग रहा है, क्योंकि आपसे क्या पूछा जा रहा है, समय पूछा जा रहा है, कितना समय लगेगा। और हर 1 किलोमीटर बाद वो 5 मिनट का विश्राम भी ले रहा है, यानी रेस्ट कर रहा है। तो हम देखें कि चलने में उसे कितना समय लग रहा है, यानी जो उसका वॉकिंग टाइम है वो कितना है। तो 10 किलोमीटर 1 घंटा है। देखिए 10 किलोमीटर बराबर कितना है, 60 मिनट। इसको मैं कर सकता हूँ। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 6 मिनट है, ये हो जाएगा। यानी 1 किलोमीटर जाने में उसे 6 मिनट लगते हैं, यानी ये उसका वॉकिंग टाइम है। और प्रश्न के हिसाब से 5 मिनट का वो विश्राम भी कर रहा है, 5 मिनट का वो विश्राम कर रहा है। इसलिए 1 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा कुल समय आपका हो जाएगा 5 + 6 11 मिनट। ठीक है, यानी 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कुल 11 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि 6 मिनट तो चलता है, 5 मिनट रेस्ट करता है। इस हिसाब से 5 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। तो जल्दीबाजी मत करिएगा, 11 × 5 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखिए पहले हम 4 मिनट का देखेंगे। तो 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा। जब आपने निकाला कि 1 किलोमीटर दूरी तय करने में 11 मिनट लगता है, तो उस हिसाब से 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 11 × 4 44 मिनट। ठीक, हमने 4 इसलिए निकाला कि आखिरी का 1 किलोमीटर वो 6 मिनट में तय कर लेगा और अपने गंतव्य पे पहुंच जाएगा। अब वो रेस्ट करने वाला प्रोसेस नहीं रहेगा। जल्दीबाजी में 11 × 5 55 न करके आपको ध्यान रखना है कि 5 किलोमीटर में वो जो हर 1 किलोमीटर पर रेस्ट ले रहा है, वो उसको केवल 4 बार मिलेगा। आखिरी का किलोमीटर जब वो तय करेगा तो अपने गंतव्य पे पहुंच जाएगा और रेस्ट वाली प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। तो 5 किलोमीटर तय करने में लगा समय 5 किलोमीटर तय करने में देखिए समय कितना लग रहा है, 44 मिनट तो ये लग रहा है, और प्लस आखिरी का 1 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा, 6 मिनट, तो ये 6। ठीक है, तो ये आपका 50 मिनट में वो दूरी तय कर लेगा 5 किलोमीटर
है। तो परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं, खासकर आईएएस की परीक्षा में तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं जहाँ पे आपको कैलकुलेशन कम हो, क्योंकि उनको ही मालूम है कि आप लोग ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे और टाइम भी उतना नहीं रहता है, लेकिन लॉजिक चाहिए। तो यहाँ पे लॉजिक यही है कि जल्दीबाजी में आप, जैसे आपने निकाल लिया कि 1 किलोमीटर जाने में कुल समय 11 मिनट लगता है, 5 किलोमीटर जाने में 55 मिनट लगेगा, लोग मोस्टली गलती करके चले जाएंगे। आपको ध्यान रखना है 4 किलोमीटर तक ये प्रक्रिया चलेगी रेस्ट करने वाली, आखिरी किलोमीटर में नहीं चलेगी। वो 6 मिनट में तय करेगा और 44 और 6 50 मिनट में वो अपनी 5 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। ठीक है, ओके बच्चों, इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न यह है कि मैं अपने कार से प्रयागराज से 300 किलोमीटर दूर किसी स्थान पर जाने के लिए प्रातः 8:30 पर रवाना होता हूँ। ठीक है, मैं यानी कोई भी, जैसे आप भी जा सकते हैं, 10:30 बजे यानी 10:30 प्रातः 10:30 पर मैं देखता हूँ कि मैंने अभी तक केवल 40% दूरी तय की है। 12:30 PM यानी दोपहर 12:30 पर पहुंचने के लिए मुझे अपनी गति कितना अधिक बढ़ाना होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल स्टेटमेंट ऐसा दे दिया है कि थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कितना अधिक बढ़ाना होगा, गति कितना अधिक बढ़ाना होगा, तो ये तभी न तय होगा जब हमें अपनी वास्तविक स्पीड मालूम हो जाए कि हमने प्रारंभिक अवस्था में किस स्पीड से यात्रा किया, तो वो हमें मालूम हो जाएगा, तो हम तय कर लेंगे कि हमें कितना बढ़ाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे हम निकालेंगे कि आप, सबसे पहले हमें अपनी चाल निकालनी है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। समय आपके पास है 8:30 बजे, सुबह प्रातः 8:30 बजे शुरू होती है यात्रा और 10:30 बजे हम देखते हैं। इसका मतलब समय हमारे पास है कितना? 2 घंटा। पहले हम इसी 2 घंटे की बात करेंगे कि इस 2 घंटे में हमने क्या किया है। तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय किया है? दूरी भी हमारे पास है। कैसे दूरी हमारे पास है? देखिए, ये 40% यहाँ पे टोटल दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर। तो कुल दूरी का 40% कितना होगा? तो 2 घंटे में तय की गई दूरी 300 गुणे 40%, 300 का 40% ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 120 किलोमीटर, यानी 2 घंटे में हमने 120 किलोमीटर दूरी तय की अपनी कार से। इसका मतलब मेरी चाल क्या हो गई? मेरी चाल हो जाएगी 120/2 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी चाल हो जाएगी। हमें 12:30 बजे पहुंचना है, यानी जो हमारा गंतव्य स्थल है वहाँ पे मुझे 12:30 बजे पहुंचना है। तो अब हमारे पास समय कितना बचा हुआ है? 8:30 से 12:30 4 घंटा होता है। 2 घंटा ऑलरेडी 10:30 बजे तक बीत चुका है। अब हमारे पास 2 घंटा और बचा हुआ है। 2 घंटे में बची हुई दूरी को तय करना होगा। तो शेष दूरी कितनी है आपके पास? 300 माइनस 120, 180 किलोमीटर, राइट। यानी अभी 180 किलोमीटर बचा हुआ है। 2 घंटे हमारे पास बचे हुए हैं, तो हमें 2 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करना है। तो हमें अपनी चाल कितनी रखनी होगी? तो हमारी जो चाल होगी वो होनी चाहिए 180/2, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे स्मार्टली पूछा क्या गया है कि कितना अधिक बढ़ाना होगा। प्रारंभिक अवस्था में हमारे पास चाल कितनी थी? पहले 2 घंटे में 60 किलोमीटर थी। अब बची हुई यात्रा पूरी करने के लिए हमें 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल मेंटेन करनी होगी। इसका मतलब कितना बढ़ाना होगा? 60 - 3, ठीक। तो सॉरी 90 - 60, हमें कितना बढ़ाना होगा? 90 - 60, 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हमें अपनी बढ़ानी होगी, जो कि प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन कितना स्मार्ट तरीके से पूछ दिया गया है।
तो आपको क्या देखना था कि पहले 2 घंटे यानी 8:30 से 10 साढ़े 10 बजे तक आपने कितनी दूरी तय की, 300 का 40% यानी 120 किलोमीटर ये दूरी तय कर लिया। उस हिसाब से आपकी चाल क्या होनी चाहिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि आपने 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय किया है। शेष दूरी कितनी बची, 180 किलोमीटर। अब ये 180 किलोमीटर चूंकि आपको 12:30 बजे ही पहुंचना है, यानी आपके पास अब 2 ही घंटा बचा हुआ है, तो ये 180 किलोमीटर दूरी हम 2 घंटे में तभी तय कर सकते हैं जब हमारी चाल 180/2 यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो पर आवर। इसका मतलब हम 30 किलोमीटर चाल अपनी बढ़ा लेंगे तो हम अब यात्रा अपनी तय समय पे पूरी कर लेंगे। ठीक है, ओके। प्रश्न को देखिए। प्रश्न ये कहता है कि 2 व्यक्ति समान दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे हैं। पीछे से आती हुई एक रेलगाड़ी दोनों को क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो गाड़ी की लंबाई क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो गाड़ी की लंबाई ज्ञात करने से पहले हमें गाड़ी की चाल ज्ञात करनी होगी। और गाड़ी की चाल जब हमें मिल जाएगी तो 9 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करती है रेलगाड़ी, ये हम पता कर लेंगे। क्योंकि आपको मालूम है, ना मालूम हो तो फिर से मैं बोल देता हूँ कि गाड़ी किसी भी व्यक्ति को जब पार करती है तो उस पार करने में उसको अपनी लंबाई के बराबर की दूरी तय करनी होती है। यानी ट्रेन का पिछला डब्बा जब पार हो जाएगा तब हम कहेंगे कि रेलगाड़ी पार हो गई। ठीक है, तो चलिए, माना x किलोमीटर पर आवर, हमने गाड़ी की चाल मान लिया x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इनकी जो सापेक्षिक चाल होगी, चूंकि व्यक्ति भी गतिशील है और गाड़ी भी गतिशील है, यानी सभी यहाँ पे गतिशील हैं, तो जब आपको मालूम है कि अगर 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट जब गतिशील है तो एक दूसरे के सापेक्ष जो चाल होती है हम सापेक्षिक चाल या रिलेटिव स्पीड कहते हैं। तो रिलेटिव स्पीड हम यहाँ r से डिनोट करेंगे, और चूंकि 2 व्यक्ति है, एक और दो व्यक्ति है, तो हम दोनों के लिए अलग अलग R1 और R2 कहेंगे। तो R1 इज इक्वल टू x-2 किलोमीटर पर आवर एंड R2 इज इक्वल टू x-4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इनकी सापेक्षिक चाल हो जाएगी। इसी चाल से रेलगाड़ी पहले व्यक्ति को पार करेगी और दूसरे व्यक्ति को पार करेगी, इसी चाल से। पहले व्यक्ति को पार करेगी x-2 किलोमीटर पर आवर और दूसरे व्यक्ति को पार करेगी x-4 किलोमीटर पर आवर। दोनों को सेम एक ही चाल से नहीं पार करेगी, अलग अलग चाल होगी। ये सापेक्षिक चाल R1 पहले व्यक्ति को पार करने के लिए और सापेक्षिक चाल R2 दूसरे व्यक्ति को पार करने के लिए, ये इसकी चाल होगी। अब हम देखते हैं कि इस चाल से कितनी दूरी तय होगी। पहले व्यक्ति को पार करने में भी ट्रेन की ही लंबाई बराबर दूरी तय होगी और दूसरे व्यक्ति को पार करने में भी ट्रेन की ही लंबाई बराबर दूरी तय होगी। तो हम क्यों न दोनों को बराबर दिखा दें। और दूरी क्या होता है, दूरी आपकी होती है r इंटू टी। आर का मतलब यहाँ पे वैसे तो चाल गुणे समय होता है, डिस्टेंस इंटू टाइम, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे r से डिनोट कर रहे हैं तो r इंटू टी। और r आपका यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है और t आपका देखिए यहाँ पे क्या है, सेकेंड में है। तो आपको किलोमीटर पर आवर में को मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका x-2 इंटू 5/18 इंटू 9 ये हो गया पहले व्यक्ति के लिए, है पहले व्यक्ति के लिए। और यही केस हम दूसरे व्यक्ति के लिए भी लगाएंगे, क्योंकि दोनों की दशा में लेंथ समान है। तो हम एक इक्वेशन बना रहे हैं कि इस पहले व्यक्ति को पार करते समय ये दूरी तय होगी और दूसरे व्यक्ति को पार करते समय देखिए क्या दूरी तय होगी, x-4 इंटू 5/18 इंटू 10। और आपको मालूम है कि चूंकि दोनों ये दूरियां समान हैं, इसीलिए मैंने यहाँ बराबर का साइन लगा लिया है। इसीलिए यहाँ पे हमने बराबर का साइन लगा लिया है, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब हम राइट और लेफ्ट मतलब एक इक्वेशन बनाए जिसका राइट और लेफ्ट दोनों सेम हो। तो चूंकि ट्रेन की लंबाई बराबर थी,
एक ही होती है, इसलिए हमने दोनों केस में बराबर दिखाया। अब यहाँ से देखिए ये आपका 5/18 कैंसिल, 9x - 18 इज इक्वल टू 10x - 40। नाउ x इज इक्वल टू 22 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये गाड़ी की चाल आ गई 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब व्यक्ति को पार करती है, जैसे पहले व्यक्ति को पार कर रही है तो किस चाल से पार करेगी? x - 2, क्योंकि रिलेटिव स्पीड है ये। पहले व्यक्ति को जब पार कर रही है तो किस चाल से पार करेगी? x - 2 किलोमीटर पर आवर। तो इसी चाल से 9 सेकंड में कितनी दूरी तय होगी, यही कैलकुलेट कर दे, ट्रेन की लंबाई मिल जाएगी आपकी। तो इस चाल को हम R1 से निकाल लें। R1 अगर मैं कैलकुलेट निकालूं यहाँ पे तो R1 आपका क्या हो जाएगा? 22 - 2 यानी 20 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 100/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये ट्रेन की वो सापेक्षिक चाल हो गई जिस चाल से ट्रेन पहले व्यक्ति को पार कर रही है। और पहले व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगता है? 9 सेकेंड, ये आपका दिया हुआ है। तो ट्रेन की लंबाई यानी रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी? चाल, गाड़ी की सापेक्षिक चाल यानी 100/18 × 9, क्योंकि 9 सेकेंड में हम पार करा रहे हैं, पहले व्यक्ति से ही कैलकुलेट करें, दूसरे की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका देखिए 2 यानी 50 मीटर, ये आपकी रेलगाड़ी की चाल हो गई, सॉरी रेलगाड़ी की लंबाई हो गई। चाल आपने पहले कैलकुलेट कर रखा था 22 किलोमीटर ये, और लंबाई निकाल लिया ये। तो मैं फिर से एक बार इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैंने माना कि गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, दो व्यक्ति हैं, क्रमशः 2 और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में चल रहे हैं जिस दिशा में ट्रेन आ रही है, और उनको पार करने में क्रमशः 9 और 10 सेकेंड लगते हैं। तो उनकी सापेक्षिक चाल यानी गाड़ी की सापेक्षिक चाल क्या होगी? पहले व्यक्ति के साथ में हो जाएगी x - 2 किलोमीटर पर आवर और दूसरे व्यक्ति के साथ में हो जाएगा x - 4 किलोमीटर पर आवर। ये वाली पॉइंट, ये जो हमने लिखा है, ये इसलिए लिखा है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको मैंने एक इक्वेशन के रूप में दिखाया है, इसको इक्वेशन के रूप में दिखाया है। क्यों? क्योंकि हमने पहले केस में ट्रेन की लंबाई फाइंड किया, दूसरे केस में ट्रेन की लंबाई फाइंड किया, और आपको ये मालूम है कि ट्रेन तो एक ही है, तो जब एक ही है तो ट्रेन की लंबाई एक ही रहेगी, इसीलिए हमने दोनों को बराबर दिखाया, और बराबर दिखा करके सॉल्व करके x का मान निकाला 22 किलोमीटर प्रति घंटा। 22 किलोमीटर प्रति घंटा गाड़ी की चाल हो गई, तो सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगी? पहले व्यक्ति के संदर्भ में 22 - 2 20 किलोमीटर प्रति घंटा या 100/18 मीटर प्रति मिनट, प्रति सेकेंड। ठीक है, इस रफ्तार से यानी 100/18 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से 9 सेकेंड में गाड़ी जो दूरी तय करेगी वही गाड़ी की लंबाई होगी, जो कि आपका आ रहा है 50 मीटर। करेक्ट? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन मैंने 2 बार एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों के लिए, और आगे के क्वेश्चन में देखते हैं क्या करते हैं। बच्चों इस प्रश्न को देखिए, ए की चाल बी की चाल से 2 गुनी है, बी की चाल सी की चाल से 3 गुनी है। यदि सी किसी दूरी को 1.5 यानी 1.5 घंटे में तय करता है तो वही दूरी ए कितने समय में तय करेगा। ठीक है, अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें आपसे चाल भी पूछ ले रहा है और अनुपात के बारे में भी बात करा दे रहा है, क्योंकि 2 गुनी 3 गुनी है तो जाहिर सी बात है अनुपात आ जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इनकी चालों का अनुपात निकालेंगे। इनकी चालों का अनुपात निकालेंगे। अब देखिए मैं सीधे अनुपात बना रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चाल का अनुपात, ए बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी। इसका मतलब ये है कि अब देखिए हम लाइन पकड़ते हैं इसकी कि ए की चाल बी की चाल की 2 गुनी है, बी की चाल सी की चाल की 3 गुनी है। तो कैसे अनुपात बनाया जाएगा? हम सी की चाल 1 मानते हैं,
चलिए ठीक है। सी की चाल देखिए हम 1 मानेंगे 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बी की चाल कितनी हो जाएगी? बी की चाल देखिए क्या कहता है, बी की चाल सी की चाल की 3 गुनी है। तो सी की चाल कितनी हो जाएगी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और ए की चाल बी की चाल की 2 गुनी है, तो बी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, तो ए की चाल कितनी हो जाएगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये इनकी चालों का अनुपात हो गया। अब इनके द्वारा एक निश्चित दूरी तय करने में जो समय लिया जाएगा उसका अनुपात देखिए क्या होगा। ठीक है, इनके द्वारा जो समय लिया जाएगा कोई भी निश्चित दूरी तय करने में, चूंकि सभी बराबर दूरी तय करेंगे तो उसका अनुपात देखिए क्या हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि चाल और समय का क्या संबंध होता है? चाल और समय का संबंध उल्टा होता है, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। यानी चाल ऊपर लिखा जाता है, यानी स्पीड देखिए ये, और डिस्टेंस अपॉन टी। स्पीड आपका अंश में न्यूमरेटर में है, टी कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में, यानी उल्टा संबंध होता है। ठीक, तो हमको भी इनको उल्टा करना होगा। तो 1/6, 1/3 और 1 को 1 करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करा दिया जाए तो इसको क्या करेंगे कि 6 और 3 का एलसीएम 6 होता है, 6 से सब में गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 1:2:6। कैसे? 6 से आप गुणा कर दीजिए, 6/6 1, 6/3 2 और 6 × 1 6 हो जाएगा। ये आपका आ गया उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात। अब प्रश्न में कहता है कि 1.5 घंटा लेता है, यानी सी 1.5 घंटा लेता है, तो ए कितना लेगा? तो हमारे अनुपात में देखिए क्या है कि सी अगर 6 घंटा लेता है तो ए कितना लेता है? 1 घंटा। सी अगर 6 घंटा लेता है तो ए कितना लेता है? 1 घंटा। तो उस हिसाब से सी अगर 1.5 घंटा लेगा तो ए कितना लेगा? ये आप निकाल लीजिए। तो मैं इसको कैसे निकालूंगा? इसको मैं अपने कम और ज़्यादा वाले रूल, यानी उसे डिवीजन मेथड बोलते हैं, उस पर निकालेंगे। देखिए 6 घंटे पे आता है 1 घंटा, यानी सी अगर 6 घंटा लेता है तो ए कितना लेता है? 1 घंटा। तो 1.5 घंटा, 1.5 घंटा का मतलब 3/2 कर दे, 3/2 मतलब 1.5 होता है। तो 3/2 घंटा अगर सी लेगा तब ए कितना लेगा? तो जाहिर सी बात है जब सी का समय कम होगा तो ए का भी समय कम हो जाएगा। तो सी 3/2 घंटा जब सी लेगा तो ए कितना लेगा? कम लेगा। कम के लिए ज़्यादा से भाग, और इन दोनों में ज़्यादा कौन है? 6। तो ये आपका हो जाएगा 3/2 होल थिंग का 5/6 × 1, यानी 3/2 × 6, ये आपका हो जाएगा 1/4 घंटा। इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 15 मिनट। तो आंसर में आपको अगर मिनट ऑप्शन दिया है तो 15 मिनट में करा लीजिए, घंटे में दिया तो 1/4 घंटा करा दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जिसमें लॉजिक अच्छा चलता है, कैलकुलेशन कम रहता है। यही आपके सीसेट में आने की संभावना सबसे ज़्यादा बनी रहती है, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ पे बहुत ही हाईली कैलकुलेटिव लोग नहीं बैठते हैं, चूँकि क्वालिफाइंग नेचर का होता है और क्वालिफाई कराना भी है। तो ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं कि वही लोग करें जिनकी मौलिकता हो, जिनके पास नॉलेज हो। रटे रटाए लोग नहीं कर पाएंगे। सीसेट के क्वेश्चंस में, मैथ के क्वेश्चंस में और अन्य क्वेश्चंस में, अन्य एग्जाम क्वेश्चंस में अंतर होता है। वहाँ डेटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे डेटा छुपे हुए होते हैं। ठीक है, और खासकर यूपीएससी का जो पेपर होता है उसको अगर मैथ को अवॉइड कर दिया जाए तो पास करना यानी क्वालिफाई करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, आपको मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूंगा, और वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको पूरी मैथ्स होगी, रीजनिंग होगी, डिसीजन मेकिंग होगा, इंटरपर्सनल स्किल होगा। ये मैं एक सीरीज़ चलाऊंगा जो आपके 2021 का एग्ज़ाम जब तक होगा, जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं प्रयास करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा होता रहे। ठीक, ओके।